चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये बेसिकली डुअल नेचर ऑफ मैटर की शुरुआत है। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर कोई एक पार्टिकल है जिसके पास मोमेंटम p है तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ लैम्डा होना चाहिए जो कि h बाई p के इक्वल होगा, यानी p की जगह हम लोग mv रख सकते हैं। अब उसके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि उसने कहा कि भाई फिजिक्स जो है सिमेट्री को प्यार करता है, मतलब फिजिक्स लव्स सिमेट्री। आप देखें लाइट जो है वो वेव था लेकिन उसका पार्टिकल नेचर भी सिद्ध हुआ। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी है, पार्टिकल है, तो उसका भी वेव नेचर सिद्ध होना चाहिए, है कि नहीं भाई? उसने यही कहा। उसने कहा कि भाई मैं नया इक्वेशन कुछ नहीं दे रहा हूं, पहले से फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में देखो P इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा बाय c, c से c कैंसिल हो गया, P इक्वल्स टू h बाय लैम्डा ऑलरेडी वो कह के गए। तो P इक्वल्स टू h बाय लैम्डा, P को उधर कर दो तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p। और इस इक्वेशन में आप देखिए फोटोन के लिए लिखा हुआ इक्वेशन है, यही हो जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल के लिए। तो फोटोन वाले में भी आप देखिए मोमेंटम है, मोमेंटम पार्टिकल का प्रॉपर्टी है और लैम्डा जो है वेव का प्रॉपर्टी है। तो ये इक्वेशन तो पहले से वेव और पार्टिकल के डुअलिटी की बात कर रहा है, हम बस उल्टा करके बहुत बात कर रहे हैं कि अब पार्टिकल के पास भी वेव कैरेक्टर होगा। और यहां से वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ कदम रखेंगे जिसमें और अच्छे से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम लोग को दिखेगा और साथ ही साथ उसका वेव नेचर भी हम लोग को दिखेगा। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, यानी कि अगर बहुत ही मैसिव पार्टिकल हो तो उसका लैम्डा बहुत छोटा होगा। अगर बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल हो तो उसका लैम्डा बहुत छोटा होगा। एनर्जेटिक पार्टिकल मतलब स्पीड ज्यादा, बहुत मैसिव पार्टिकल मतलब मास ज्यादा, उसमें से दोनों में से कोई एक अधिक हो तो लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा। सो लैम्डा इज स्मॉलर फॉर हेवियर और मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। वहीं पे देखिए v इक्वल्स टू 0 अगर पुट करते हैं, अगर हम रेस्ट में हैं तो एसोसिएटेड जो लैम्डा है वो इनफाइनाइट है। मतलब हम लोग केवल मोशन में जो पार्टिकल होगा उसी के वेवलेंथ की बात करेंगे। लैम्डा इनफाइनाइट है मतलब वो शुरू कहां हुआ और कहां एंड हुआ कुछ पता नहीं। तो केवल मोशन वाले पार्टिकल्स के मैटर वेव की चर्चा होती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि भाई केवल चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं है, न्यूट्रॉन से एसोसिएटेड भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। यानी मैटर वेव के होने के लिए चार्ज की जरूरत नहीं है। और यहां से यह पता चलता है कि भाई साहब मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कंफ्यूजन में हैं कि भाई हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उसका नाम मैटर वेव दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैटर वेव एक नया टाइप का वेव, मैटर वेव जो है वो एक नया टाइप का वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है एक्सीलरेटेड चार्ज से और बिना चार्ज वाले पार्टिकल्स के पास से भी एसोसिएटेड मैटर वेव है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, दिस इज अ वेव अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ और इक्वेशंस को लिखने की अगर कोशिश करें तो p²/2m इक्वल्स टू k होता है। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, यानी मोमेंटम की जगह पे √2m लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p में p की जगह √2m रखेंगे। और अगर हमने q चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा है, q चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो qv होगा। ये प्रूफ कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह qv रख देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा h/√2mqv। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो h का वैल्यू कांस्टेंट होता है, सबके लिए सेम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, q यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, उन सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे तो लैम्डा केवल और केवल √v पे डिपेंड करेगा और उसका वैल्यू निकल के आ जाता है 1.227 नैनोमीटर। मतलब यहां से अगर वोल्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस रख देंगे ऑब्वियसली वोल्ट में ही, तो ये जो लैम्डा निकल के आएगा वो आपको नैनोमीटर में मिलेगा। अगर यूनिट को चेंज करें और अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ले 7 को हम लोग अगर यहाँ पे 3 कर दें
1.227 को 1.23 कर लें तो ये लैम्डा इक्वल्स टू 12.3 बाई रूट वी हो जाएगा। एक डेसिमल हमने उधर हटाया तो ये नैनोमीटर से कन्वर्ट होकर किसमें हो गया, एंगस्ट्रॉम में। मतलब इस रिलेशन को अगर आप यूज करेंगे तो आपको लैम्डा मिलेगा एंगस्ट्रॉम में। यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों रिलेशंस केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू हैं, आप प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के लिए यूज करना है तो यहाँ पे उसका मास, उसका चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये ग्राफ आता है कि अगर लैम्डा वर्सेस रूट वी का ग्राफ पूछा जाए तो लैम्डा की जगह हम y रख दें और रूट वी की जगह x रख दें तो दिस इक्वेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू k बाई x। और ये इक्वेशन जैसे ही आया आप समझ लें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है, इसलिए लैम्डा वर्सेस रूट वी का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। लेकिन अगर वहीं पे लैम्डा वर्सेस 1 बाई रूट वी है तो 1 बाई रूट वी की जगह अगर x रखेंगे तो ये y इक्वल्स टू k टाइम्स x हो जाएगा, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, क्योंकि 1 बाई रूट वी है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तो वहां पे k यानी कि स्लोप हो जाएगा, यानी मास सॉरी m भी पुट कर सकते हैं आप स्लोप के सिंबल के तौर पे। जब m आप पुट करेंगे तो m का वैल्यू क्या दिखेगा इस इक्वेशन के हिसाब से। अगर हम स्लोप निकालें, m नहीं लिख रहे हैं, मास के रूप में भी वहां पे लिखा हुआ है तो k ही मान के चलो, तो k का वैल्यू कितना है आप बता सकते हैं। k का वैल्यू h बाई रूट अंडर 2m क्यूब है ना। 1 बाई रूट v जो है वो तो x के रूप में बाहर निकला हुआ है ना, तो यानी कि k यानी कि यहाँ का जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं m और q पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर बात किया जाए, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ भाई दोनों के पास सेम चार्ज है तो किसका मास अधिक होगा। जिसका मास अधिक होगा, चार्ज अगर सेम है तो जिसका मास अधिक होगा उसका स्लोप कम होगा। तो स्लोप कम है, मास अधिक होगा, m2 ग्रेटर देन m1, ठीक है। अगर पूछ दे कि भाई एक बनाए अल्फा पार्टिकल के लिए, एक बनाए प्रोटॉन के लिए, तो बताओ कौन अल्फा पार्टिकल का है कौन प्रोटॉन का है। तो फिर से यहीं पे आएंगे, देखेंगे कि जिसका मास और चार्ज का प्रोडक्ट अधिक होगा उसका स्लोप कम होगा। हम लोग को मालूम है कि मास और चार्ज दोनों ही अल्फा पार्टिकल का अधिक होता है, इसलिए उसका स्लोप कम होना चाहिए, इसलिए अल्फा पार्टिकल 2 होना चाहिए, प्रोटॉन 1 होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से हम लोग उसको डील करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका क्या कहना, ऑलरेडी आप लोग 11th में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ये कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल एट द सेम टाइम। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हों तो उसका मोमेंटम और पोजीशन एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये मेजरमेंट का हमारा लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कमजोर है इसलिए नहीं मेजर कर पा रहे। ये उस पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो आपको मेजर नहीं करने देगा। ये एरर की बात नहीं है, एक्सपेरिमेंटल एरर की बात नहीं है, ये उसका अपना प्रॉपर्टी है, वो मेजर ही नहीं करने देगा। आप जैसे ही उसके मोमेंटम को, ये देखा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एरर इन मेजरमेंट या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ x एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ p, इन दोनों का प्रोडक्ट एक फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट क्वांटिटी यानी इसका वैल्यू h/4 पाई से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो आप दोनों को कुछ कुछ वैल्यू रख के इतना कर सकते हैं मिनिमम कि ये प्रोडक्ट h/4 पाई हो, और मैक्सिमम तो अनसर्टेनिटी अनगिनत हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन h/4 पाई तो होना ही है। हालांकि आप ये देखिए ये नंबर बहुत ही छोटा है, h⁻⁻34 में होता है। तो उस ऑर्डर के अनसर्टेनिटी से हम लोग का जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसको कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये असर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाते हैं, वहाँ पे ये अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें डेल्टा एक्स को अगर आप 0 कर देंगे तो डेल्टा पी को इनफाइनाइट होना होगा, सो दैट दिस प्रोडक्ट में रिमेन फाइनाइट वैल्यू। अगर आप किसी एक टर्म को, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक टर्म को टेंडिंग टू 0 कराते हैं तो दूसरा टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तभी उसका प्रोडक्ट एक फाइनाइट वैल्यू हो सकता है। अच्छा, किसी को 0 करने का ये मतलब होता है डेल्टा एक्स 0, यानी अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन इज 0, मतलब वो सर्टेन हो गया।
पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ आपको पता चल गया, तो आपका डेल्टा पी इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब उसके बारे में कोई भी जानकारी आपके पास नहीं है। और यही तो ये कहता है कि दोनों को आप साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजर कर सकते सेम टाइम में, ठीक है, अलग अलग टाइम पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड हमको जानना था, ना कॉपी कर लीजिए।